हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर का थर्ड लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैटर अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। हमने मैग्नेट देखा है, वो दूसरा ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो उसके अंदर क्या ऐसा फिनोमिना होता है जिससे कि दूसरे ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट करता है मीन्स। और दूसरी बात, हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, वीक मैग्नेट होते हैं, तो अलग अलग मैग्नेट किस तरह से कैटेगराइज होते हैं मीन्स अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं जिससे हम अलग अलग टाइप्स के मैग्नेट को कैटेगराइज करते हैं, उसका भी हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आज हम लेने वाले हैं। ठीक है, वैसे इसका मैंने थोड़ा सा बात लेक्चर नंबर 1 में की थी, लेकिन आज हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लेंगे। आपने अगर वो लेक्चर नहीं भी देखा हो तो भी आपको ये पूरा लेक्चर समझ पड़ेगा। ठीक है, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम सीखते हैं कि मैग्नेटिज्म इन मैटर, मतलब मैटर के अंदर ऐसा क्या फिनोमिना होता है जिसकी वजह से वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करता है। वैसे मैंने इसका थोड़ा कुछ बताया था पहले लेक्चर में, लेकिन तो भी हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम फिर से लेते हैं। देखो, हमने बोला था कि मैटर जो होता है वो एटम से बना होता है और एटम के अंदर डिफरेंट टाइप के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और भी डिफरेंट तरह के, जैसे मेटल खुद के एटम्स हो गए, तो अलग अलग टाइप के एटम्स के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे लिखो, चार्ज पार्टिकल लाइक लिख दो यहाँ पे, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, लाइक इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड constitute a current। अब क्या होता है, मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो न्यूक्लियस का अराउंड रोटेट करते हैं और करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में चलते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स में इस तरह से रोटेट करते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह से रोटेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से रोटेट कर रहा है तो भले ही छोटे अमाउंट में, लेकिन ये भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट कर रहा है, तो हमने सीखा है कि मान लो कि ये ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा मीन्स इस डायरेक्शन में ये हमारा करंट होगा। तो देखो ध्यान से कि करंट जो है इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है, यहाँ पे करंट। तो हमको पता है कि अगर करंट मीन्स एक करंट कैरिंग कॉइल हो जिसके अंदर करंट इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा हो या उसके कॉइल के अराउंड घूम रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने भी हमने सीखा है अलग अलग पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिखो आगे, द पार्टिकल्स, द चार्ज पार्टिकल्स, यहाँ पे लिखो द करंट कैरिंग कॉइल, द करंट कैरिंग कॉइल एक्ट एज एन मैग्नेटिक डाइपोल, एक्ट एज एन मैग्नेटिक डाइपोल। तो जो करंट कैरिंग कॉइल हो मैग्नेटिक डाइपोल जैसे रिएक्ट करती है और हमने एक्ट करती है, और हमने उसका डायरेक्शन निकालना भी सीखा है। हम लोग करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करते हैं, जहाँ पर थंब पॉइंट कर रहा हो वही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो किया और ये है मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन। तो करंट कैरिंग कॉइल अपने आसपास मैग्नेटिक डाइपोल बनाती है, तो डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जिसको हम से डिफाइन किया, उसका ये डायरेक्शन होता है। ओके, तो इस तरह के मतलब कोई एटम हो उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एटम्स होते हैं, तो सब एटम क्या करते हैं अपने आसपास इस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल बनाते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से एरो से, ऊपर की तरफ होगा तो ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे और नीचे की तरफ होगा तो नीचे की तरफ करेंगे।
तो हम देखो समझने क्या वाले हैं, एक्चुअली हम इसके अंदर एटम्स की बात नहीं करेंगे। एटम किस तरह से डाइपोल बना रहा है ना, उस डाइपोल का हम नेट आंसर निकालेंगे। फिर से मेरी बात को सुनो, हम किसी भी एटम्स के अंदर देखो ध्यान से, हमारे पास ये एटम होगा, तो एटम्स के अंदर एटम किस तरह से मूव कर रहे हैं हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको मतलब क्या है कि वो किस डायरेक्शन में अपना डाइपोल बना रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल बना रहे हैं। तो जैसे कोई एटम इस डायरेक्शन बना रहा है, कोई यहाँ पे बना रहा है, कोई यहाँ पे बना रहा है, तो उसका हम नेट डाइपोल मूवमेंट देखेंगे और उसी हिसाब से बताएंगे कि कौन सा मैटर कैसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा आगे सुनो। आगे क्या सुनो कि मतलब किसी भी एटम्स के अंदर जो मेनली जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो जो है कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखो द मैग्नेटिक फील्ड inside an atom is mainly due to the orbital motion of electron. ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर से मेजरली जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहाँ पे मेनली क्यों लिखा है, डिफरेंट और भी फैक्टर्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, न्यूक्लियस भी अपने स्पिन अबाउट रोटेट करे उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंट और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन वो सब की वैल्यू बहुत ही छोटी आती है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमारा मेनली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ड्यू टू द करंट कैरिंग मीन्स इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है ऑर्बिटल मोशन के अंदर इनसाइड द न्यूक्लियस, उसकी वजह से हम उसको कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए हो। और डाइपोल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले, ये हमारा डाइपोल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डाइपोल। तो अगर डाइपोल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा ऊपर की रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे तरफ आएगा नीचे की तरफ। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह कोई पॉजिटिव चार्ज लेता तो डाइपोल का मूवमेंट ऊपर की तरफ आता, तो हम उसको ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम इसी से प्रॉपर्टीज की वजह से हम डिफरेंट मैटर को भी क्लासीफाई करेंगे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है और फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। वैसे इसके बारे में हम डिटेल स्टडी तो अगले लेक्चर में लेंगे, लेकिन तो भी ऊपर से आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या 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 इसमें क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर समझो। तो अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ एटम्स। तो यहाँ पर देखो मैं इस तरह से एक एटम ड्रॉ कर रहा हूँ, या तो बोल दो एक मैटर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, मैटर के इनसाइड ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे मैटर के अंदर इस छोटे छोटे एटम्स रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, पर वो एटम्स अपने आसपास जो एटॉमिक डाइपोल बनाते हैं, जो कि मैग्नेटिक डाइपोल बनाते हैं, उस डाइपोल को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। आपको पता है कि मतलब किसी भी मैटर के अंदर करोड़ों मतलब अरबों करोड़ों मतलब 10⁻20 10⁻30 10⁻20 से लेकर लगभग 10⁻30 40 इतने तक जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, करोड़ों अरबों में। तो यहाँ पे हर इलेक्ट्रॉन अपने आसपास एक एटॉमिक डाइपोल बनाएगा, तो उस डाइपोल को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे एक एटम ने यहाँ पर इस तरह से डाइपोल बनाया, दूसरे एटम ने इस तरह से डाइपोल बनाया। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनिशियली जो होता है इस तरह से जो है डाइपोल जो है रैंडमली इस तरह से होते हैं। ठीक है, सारे डाइपोल का डायरेक्शन रैंडमली है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसी भी तरह से रोटेट कर सकता है और सारे इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मोशन कर रहे हैं। तो रैंडम मोशन की वजह से यहाँ पर जो डाइपोल बन रहा है, यहाँ पर देखो ये क्या है, मेरा एटॉमिक डाइपोल है। यहाँ पर ये जो डाइपोल बन रहा है ये रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड है, और यहाँ पर जो है नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर लिखते हैं। चलो यहाँ पर क्या लिखता हूँ कि द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट is due to the magnetic movement
ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ ऑल द आयंस बोल दो या तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। द नेट मैग्नेटिक मोमेंट्स इज ड्यू टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर अगर हम नेट फाइंड करें, देखो पूरे सिस्टम का अगर हम नेट मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करें तो ओवरऑल वो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा आगे पॉइंट लिखते हैं। अब इसी वजह से देखो हम 2 एलिमेंट, 2 कैटेगरी के मीन्स 3 कैटेगरी के एलिमेंट को किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट, इन एटम्स ऑफ सब एलिमेंट, इन एटम्स of some elements such as हीलियम। यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हीलियम, मैग्नीशियम, इन एटम ऑफ सब सच एज हीलियम और मैग्नीशियम कंटेन्स पैड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हीलियम का आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिखते हैं? हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 1s2, है ना, 1s2 हम इस तरह से लिखते हैं ना बॉक्स के अंदर। इसका मतलब क्या है कि वो जो है, देखो एक 1 2, देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना हीलियम के अंदर 2, तो यहाँ पर इस तरह से वो रिप्रेजेंट किया जाता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों इलेक्ट्रॉन के अपोजिट स्पिन होते हैं, ठीक है, पैड इलेक्ट्रॉन्स। एंड in such elements the magnetic moment gets cancelled out, तो यहाँ पर क्या है कि हीलियम के अंदर ऐसे देखो, ये तो क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे तो नंबर ऑफ करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन सब इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन के अपोजिट स्पिन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हीलियम का एक एटम होगा, 2 3 4 ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से पैर बना रहे होंगे। तो ओवरऑल उनका जो नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा होगा ना, या नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो आ रहा होगा वो कैंसल आउट हो जा रहा है। और इस तरह के एलिमेंट को, और this type of element are known as, this type of elements are known as diamagnetic substance, diamagnetic substance। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नेट स्पिन जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है पैर में एग्जिस्ट करते हैं। मैग्नीशियम के भी लास्ट ऑर्बिटर में 2 इलेक्ट्रॉन से, तो वो भी जो है इस तरह से पैर में एग्जिस्ट करेंगे, तो यहाँ पर इसका भी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल एग्जिस्ट करते हैं जिसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल आउट हो जाता है, और उन टाइप के एलिमेंट को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। उन टाइप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। लेकिन किसी देखो यहाँ पर अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, हीलियम और मैग्नीशियम को हटा के यहाँ पर पैर भी हटा देता हूँ। देखो अब मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर और भी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिथियम का ले लो, चलो ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल लिथियम का ले लिया। contains unpaired electrons, and in such element the net dipole moment, the net magnetic moment do not get cancelled out, and this type of element are known as paramagnetic एंड, ये तो और बोल दो एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों अलग अलग है इसलिए, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हम सीखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में सिमिलरिटी क्या है कि उन सब एलिमेंट के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हीलियम है ना, हीलियम उसका कन्फिग्रेशन लिखूंगा तो क्या होगा 1s2, और एक यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो ऐसे तो लिथियम का एक एटम हो गया, तो ऐसे इस स्पेसिमेन के अंदर लिथियम के से हजारों करोड़ों एटम्स होंगे, तो सब एटम के अंदर इस तरह से एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो इसका एक अलग सा स्पिन होगा। तो बिकॉज वो अनपेड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसलिए जो इसका नेट डाइपोल, इनका तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पर बिकॉज ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका जो नेट डाइपोल या नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए जो है वो सब्सटेंस का मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा और सब्सटेंस का कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, और उस टाइप के सब्सटेंस को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इन दोनों बीच के भी डिफरेंस है, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पैरामैग्नेटिक जो होता है ना, वो वीक, उसका मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं। उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन अभी आपने देख लिया किस तरह से हम एलिमेंट को कैटेगराइज करते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसके अंदर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल आउट हो जाता है ड्यू टू पैड इलेक्ट्रॉन्स, और फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या है कि वैसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल आउट नहीं होता, क्योंकि उनके पास होते हैं अनपैड इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझे? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले पता है? अब हम इस जो मतलब ये हमारे पास जो मैटर है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये मैटर है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मैटर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहा हूं। यहां पर बाहर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रहा हूं। बाहर क्या लगा रहा हूं? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बी एक्सटर्नल, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर लिखी हुई होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं इस चैप्टर के अंदर, आप ध्यान रखना। तो बाहर में एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूँ, और यहाँ पे एटम्स देखो इस तरह से अंदर एटम जो है इस तरह से रैंडमली अभी ओरिएंटेड हैं। ठीक है, एटम जो है रैंडमली ओरिएंटेड है। तो अगर मैं अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी यूनिट वॉल्यूम में अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट निकालूँ तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, बिकॉज जो है एटम जो है रैंडमली थे। लेकिन जब मैंने मैग्नेटिक एक्सटर्नल लगाया, जब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो एटम जो है ना, यहाँ पर लिखो, तो एटम ने क्या किया, अपने आप को कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश की। और क्यों करने की कोशिश की अभी बताता हूँ मैं। देखो अभी भी सारे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है कुछ कुछ एटम अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश किया। क्यों किया मैं लिखता हूं, देखो, व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई। एक बार इसको ध्यान से सुन लो, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, field is applied, a torque acts on the atoms, a torque acts on the magnetic dipoles, ठीक है। आगे लिखता हूँ, देखो, अगर हमारे पास एटम हो, आपको पता है कि हमको जब हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से रखा है और उसके अंदर हमारा अगर डाइपोल हो, मैग्नेटिक डाइपोल हो, जैसे यहाँ पे -m + m, हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल हो, तो डाइपोल के डायरेक्शन में इस तरह से फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर टॉर्क लगे ना इस तरह से, तो टॉर्क जो है उसको एटम को हमेशा चाहता है कि वो मैग्नेटिक डाइपोल के डायरेक्शन में रहे, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहे। हम उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि जो मतलब ये जो एटम्स होते हैं ना, मीन्स यहाँ पर ये डाइपोल है ना, ये हमेशा चाहता है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहूँ। इसलिए क्या लगता है, उसके ऊपर वो टॉर्क लगाता है इस तरह से। तो जब टॉर्क लगाएगा तो ये जो एटम होंगे ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कुछ ना कुछ अलाइन करने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारे पास डाइपोल है, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट वाला डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल हमेशा जो है एटम को जो है टॉर्क लगाकर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करते हैं।
तो वही केस यहाँ पर भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे ना, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो छोटे छोटे एटॉमिक डायपोल हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है बात। तो क्या है, टॉर्क एक्ट्स ऑन द मैग्नेटिक डायपोल एंड ड्यू टू विच it tries to align in the direction of magnetic field, direction of magnetic field। अच्छा, ये जो है ना, ये केस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले। लेकिन अभी भी समझो कि यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है। तो जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक डायपोल जो होता है वो अलाइन करता है डायपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप इतनी बात समझ गए। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं ना वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। उसकी भी हम रीज़न जो है सीखने वाले हैं, बिकॉज उनका जो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी होता है ना वो नेगेटिव होता है। उसका रीज़न हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो तो अभी आप नहीं समझ पड़ेगा। तो ट्राइज टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से क्या होता है, डिफरेंट डायपोल्स जो है अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं। तो ड्यू टू विच, तो नाउ द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, नाउ द नेट magnetic movement is not equal to 0। देखो पहले क्या हो, 0 रहे थे बिकॉज एटम जो है रैंडमली मूव कर रहे थे। लेकिन अब क्या है कि डायपोल में अलाइन हो गए। तब यहाँ पे किसी भी यूनिट एरिया में देखो, किसी भी यूनिट वॉल्यूम में देखूँ तो यहाँ पर जो है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 नहीं आएगा। पहले जो है कुछ इस तरह से था, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर अब देखो कि ज़्यादातर जो है इस तरफ ही है। तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइज हो गया। ये एटॉमिक डायपोल्स क्या हो गए, मैग्नेटाइज हो गए। मैग्नेटाइज हो गए, क्या हो गए ये, मैग्नेटाइज। इसकी वजह से बिकॉज देखो एक्सटर्नल फील्ड लगाया, उसकी वजह से डायपोल जो है मैग्नेटाइज हो गए। इसलिए जो एक्सटर्नल फील्ड है ना, इसका नाम होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। कौन सा फील्ड लगाने से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाने से डायपोल जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गए, इसलिए हम इसको नाम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड डेंसिटी। मैग्नेटाइज हो गए ना, बिकॉज मैग्नेटाइज हो गए तो डायपोल के डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो उस केस में हमारा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 नहीं आ रहा है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। और ये जो एटम्स हो गए ये अब मैग्नेटाइज हो गए। ठीक है, तो अब इतनी बात समझ गए। तब हम थोड़ा टेक्निकल टर्म्स पे आते हैं, उसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो उसमें हमारा जो पहला टर्म होगा ना उसको हम देखते हैं। अब देखो इसके अंदर हमारा एक पहला टर्म होगा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। पहला टर्म हमारा, इसको नोट करो, अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आने वाले हैं। ठीक है, अभी तक फोकस नहीं कर रहे थे, तब फोकस करने शुरू कर दो। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, जिसको हम जो है आई से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी किसी बुक में इसको एम से भी रिप्रेजेंट किया है, लेकिन जनरली हम जो है आई को लेकर चलेंगे। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का फॉर्मूला होता है, वेक्टर है, मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। देखो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे बहुत सारे वॉल्यूम है, लेकिन हमने एक यूनिट वॉल्यूम कंसीडर किया। एक यूनिट वॉल्यूम में कंसीडर किया तो ये एटम उसमें कितना मैग्नेटाइज हुआ है, देखो ध्यान से। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, कितना एटम ये मैग्नेटाइज हुआ है ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने यहाँ पे एक यूनिट वॉल्यूम कंसीडर किया, तो उसके अंदर कितना मैग्नेटाइज हुआ है उसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आई इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम।
एम बाई वी। ये इसका फॉर्मूला आप नोट कर लो, पहला फॉर्मूला इसको आप नोट कर लो। आई का फॉर्मूला पूछा तो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आप नोट करो कि देखो यहाँ पे ये जो एटम डाइपोल हो रहा है वो मैग्नेटिक मोमेंट है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हमने बोला मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, जिसको हमने नाम दिया है आई। ओके, ये हमारा पहला टेक्निकल टर्म है, इसको आप नोट कर लो। तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन दिया, देखो एग्जाम में देखो मैग्नेटिक, देखो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और मैग्नेटाइजेशन देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट उसका फॉर्मूला देखो क्या आ रहा है, आई इंटू आई वेक्टर इंटू वी, इस तरह लिख सकता हूँ ना मैं। तो आई भी किसी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा, तो ध्यान से देखोगे ना कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है। मैग्नेटिक मोमेंट किस पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर। मतलब कभी कभार है ना क्वेश्चन में इस तरह से पूछ लिखते हैं कि अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट है, उसका मैं अगर वॉल्यूम चेंज करूं तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट चेंज करेगा? हाँ चेंज करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। कभी कभार क्या बार मैग्नेट का केस में पूछ लेते हैं कि वॉल्यूम चेंज करने से मैग्नेटिक मोमेंट चेंज करेगा कि नहीं, तो आप जो है मैग्नेटिक मोमेंट जो है वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, इसलिए आप वो फॉर्मूला नोट कर लेना कि वो चेंज करेगा। ओके, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा फॉर्मूला आ गया मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का m अपॉन v, ठीक है। अच्छा, अब बार मैग्नेट हो, कभी कभार बार मैग्नेट के लिए पूछ लेते हैं कितना मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होगा। तो देखो यहाँ पर एक बार मैग्नेट ड्रॉ करता हूँ, इस तरह से एक बार मैग्नेट ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ओके, मान लेते हैं बार मैग्नेट का ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये है बार मैग्नेट का लेंथ 12। हम यहाँ प्लस एम और माइनस एम डिफाइन करते हैं ना, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एम क्या होता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। और मैग्नेटिक मोमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है m इंटू टी एल, पढ़ा है ना, डाइपोल मोमेंट q इंटू टू एल पढ़ते थे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसमें आता है m इंटू टू एल। तो यहाँ पे ये हो गया, लेकिन हमको मैग्नेटाइजेशन वेक्टर ढूंढना है। तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m इंटू टू एल अपॉन इसका वॉल्यूम क्या होगा, a इंटू टू एल, इसका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो I इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। ये वाला फॉर्मूला भी नोट करने जैसा है। देखो ध्यान से ना, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, लेकिन मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है एरिया। मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करता है वॉल्यूम पर, लेकिन मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है एरिया, और भी कौन सा एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। देखो कभी ऐसे, देखो आपको क्वेश्चन पूछूं इस तरह से, तो यहां पर देखो अभी हमने दो फॉर्मूले पढ़ा है। ये फॉर्मूला हमारा क्या है कि जो मैग्नेटिक, देखो आई का फॉर्मूला आ रहा है m बाई वी, हमारा फॉर्मूला है। और बार मैग्नेट के लिए, बार मैग्नेट के लिए आई का हमारा फॉर्मूला क्या आया, आई इक्वल टू आ रहा है m अपॉन ए। तो इससे हमने क्या नोट किया पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बता रहा हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी बार मैग्नेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर चेंज कर दोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट चेंज कर जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछूं आपसे कि हमारे पास ये है बार मैग्नेट,
ठीक है। अगर मैं इसको बीच में से काट दूँ, इस तरह से अगर बीच में से काट दूँ, तो क्या मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ तो अभी भी यही रहेगा, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं किया है। इस तरह से काट दूंगा तो यहाँ पे इस तरह से 2 बन जाएंगे, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो अभी भी सेम है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट चेंज नहीं करेगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछूं कि मैं अगर इसको इस तरह से काट दूं, बीच में से एक्सिस में से काट दूं, तब इसको इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर जाएगा, तब जो है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ चेंज कर जाएगा। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा अभी तक मेन कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या है, जो कि मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता है आई, जो कि होता है m/v। तो कभी आपको मैग्नेटाइजेशन वेक्टर पूछे तो आप m/v कर देना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, जब है ना, जब ये डाइपोल अलाइन हो गया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तब ये डाइपोल जो अपना भी कुछ खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बिकॉज अगर देखो डाइपोल अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि डाइपोल जो है अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक तो होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक तो होगी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किससे होगी? जैसे मान लो हमारे पास इस तरह से कोई मैटर है, उसके आसपास आपने एक करंट कैरिंग कॉइल लगा दिया, तो करंट कैरिंग कॉइल अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है, वो हमारा इंक्रीज होगा। दूसरा कि यहाँ पर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंक्रीज होगी? इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंक्रीज हो सकती है कि आप डाइपोल जो है डायरेक्शन में अलाइन हो गए, ड्यू टू डायरेक्शन, डाइपोल जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हुए, इसकी वजह से उसमें इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड उसने खुद की प्रोड्यूस की। तो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, यहाँ पर देखो एक पॉइंट लिखो कि द नेट मैग्नेटिक फील्ड is due to the internal and external मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना डाइपोल्स के अंदर, अब जो एटम्स के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो दो की वजह से बनेगा, एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और एक तो हमारे पास इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है। तो बी नेट का एक फॉर्मूला नोट कर लो, बी नेट जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर डिपेंड करेगा, बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल। ठीक है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हमने H से नाम दिया है और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो कि B होगा, B इंटरनल हमने इसको अभी तक लिखा है। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान रखना। ओके, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होगा ना, वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की वजह से होगा, उसके ऊपर हमारा कहानी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंदर जो है कितना मैग्नेटाइज होगा, जहाँ पर जितना मैग्नेटाइज होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो हमारा आई जो है वो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ध्यान रखना कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सटर्नल से ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका और इसका दोनों का एडिशन होगा, तो डेफिनेटली जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होगी। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारी कहानी किस तरह से होती है। अब यहाँ पर फॉर्मूलेस बहुत सारे आने वाले हैं, तो इसको आप एक 1 बाय 1 ध्यान से नोट करना। अब देखो यहाँ पर एक तो पहला टर्म डिफाइन करता हूँ H। H क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाला है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको बुक में नाम दिया जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये अच्छा नाम लगता है मैग्नेटाइजिंग, बिकॉज यही फील्ड जो है मैग्नेटाइज कर रहा है एटम्स को, इसलिए इसका नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, और आई क्या है? आई है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। आई है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। ठीक है, आई है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर।
तो हमने इतना समझ गया कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दोनों की वजह से होगी। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर की वजह से, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब देखो अब यहाँ से फॉर्मूले आने वाले हैं, इसको आप ध्यान से नोट करना कि यहाँ पे जो बी नेट होगा, ध्यान सुनो, बी नेट होगा ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे हम लिख सकते हैं कि बी नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस आई। एक्सटर्नल वाला ये और इंटरनल वाला ये, तो बी नेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इक्वल का। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाया है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि बी नेट होगा, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसको हम म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू नॉट, और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ गया एच प्लस आई। ठीक है, इसी तरह से हम फॉर्मूला की शुरुआत कर रहे हैं, इसी की वजह से हम फॉर्मूला की शुरुआत कर रहे हैं कि जो बी नेट होगा वो दोनों की वजह से होगा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो उसी के ऊपर से हमने फॉर्मूले की शुरुआत की है। अच्छा, आपको पता है कि जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना आई, वो एच पर भी डिपेंड करेगी। आप सोचो ध्यान से कि हमारे पास इस तरह से कोई मैटर हो, अगर बाहर है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अंदर के डाइपोल्स अलाइन होंगे ना। सोचो बाहर अगर आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो अंदर के डाइपोल और ज़्यादा अलाइन होंगे, तो और ज़्यादा हमारा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आएगा। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या है, एक आई जो कि यूनिट वॉल्यूम में कितने डाइपोल्स अलाइन है एकदम परफेक्टली, उसका नेट हमारा वो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर बी एक्सटर्नल जो है हमारा एच है, बी एक्सटर्नल क्या है हमारा एच। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि जो आई हो रहा है ना अंदर के मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, वो डिपेंड कर रहा है एच पर। आई किस पर डिपेंड करता है, एच पर। यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर लो कि आई जो है एच पर डिपेंड कर रहा है, और इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ना, इसको निकाल के हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू जीटा एच। ये क्या हमारा जीटा, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। बहुत से नए नए टर्म आ रहे हैं, इसको हम देखने वाले हैं कि जीटा क्या होता है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। ये क्या है, ये कांस्टेंट है which depend on temperature and material, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड मटेरियल। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये हमने कैसे लिखा, आपको फॉर्मूला रटना नहीं है कि हमने क्या बोला कि जो अंदर का मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है वो बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। बाहर की मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा अंदर का मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आएगा हमारा आंसर। इसलिए जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है वो एच पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए आई इक्वल टू जीटा एच आया। अच्छा, जीटा क्या होता है आपको थोड़ा बहुत फील दूँ इसका, एक्चुअली इसका तो कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा बहुत बताता हूँ क्या होता है। जीटा होता है कितनी, देखो हमने बाहर का मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर जीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज जीटा इक्वल टू 10 टाइम्स है, सपोज जीटा इक्वल टू 10 है तो आई इक्वल टू 10 टाइम्स एच। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बता रहा है कि कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनकॉर्पोरेट कर रहा है एक एटम। हमारे पास एक एटम है, वो कितना ज़्यादा अपने डाइपोल को अलाइन कर पा रहा है, कितना ज़्यादा अपने डाइपोल को अलाइन कर पा रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वही हमारा जीटा बताता है। अभी तो ये कांस्टेंट है, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। ये पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और सब क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या क्या इसकी वैल्यू होती है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आई इक्वल टू हमारा आ गया जीटा इंटू एच। तो यहाँ पर आई की जगह पर हम जीटा इंटू एच सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा बी की वैल्यू आ जाएगी, बी नेट को बी लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई की जगह पर लिख सकता हूँ मैं जीटा इंटू एच, इसको जीटा बोलते हैं। तो यहाँ से देखोगे अगर मैं म्यू नॉट कॉन्स्टेंट निकाल लूँ, सॉरी यहाँ से एच कॉन्स्टेंट निकाल लूँ, बाहर निकाल लूँ कॉमन, तो यहाँ पर इस तरह से मेरा फॉर्मूला आ जाएगा। और अच्छा इतनी बात आपको समझ पड़ेगी कि आई इक्वल टू जीटा एच आया। अब दूसरी बात बताता हूँ आपको, देखो दूसरी बात क्या है कि इफ़ देयर आर नो डाइपोल्स, इफ देयर आर नो डाइपोल्स कैसा होगा, ये कहाँ पे होगा, इन वैक्यूम।
ठीक है। वैक्यूम के अंदर क्या होगा, डाइपोल्स नहीं होते, तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला है B = H+I, तो वहाँ पे क्या होगा, I की वैल्यू 0 हो जाएगी। बाहर के एक्सटर्नल फील्ड्स अभी भी है, लेकिन अंदर अगर कोई डाइपोल ही ना हो, अगर समझो एक वैक्यूम, एक मटेरियल के अंदर वैक्यूम है, अंदर कोई डाइपोल्स है नहीं, तो भले आप बाहर एक्सटर्नल फील्ड लगाओ H लगाओ, भले एक्सटर्नल फील्ड H लगाओ, लेकिन अंदर की जो I की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0, क्योंकि यहाँ पर कोई डाइपोल है ही नहीं, कोई मैटर ही नहीं। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन मतलब कुछ होंगे तभी तो स्पिन होगा, तभी तो मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा, पर यहाँ पर कोई मैटर है ही नहीं, तो अंदर I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास वैक्यूम हो, उस केस में हमारी I की वैल्यू है 0। तो यहाँ पर वैक्यूम के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, B0 वैक्यूम के लिए लिखता हूँ इक्वल टू, अगर I की वैल्यू 0 है तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, μ0 × H। अगर यहाँ पे I की वैल्यू 0 हो तो μ0 × H मेरा फॉर्मूला आ जाएगा। देखो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला निकल के आया है कि B = μ0 टाइम्स ऑफ H। मी क्या है, μ0 क्या है, परमिएबिलिटी, μ0 क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, हमने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे μ0 क्या है, परमिएबिलिटी, आपने नोट किया, मैं चलो यहाँ पे लिख दिया है मैंने। μ0 क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने बताया था कि कोई मीडियम कितना मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से परमिट कर रहा है जाने के लिए, वही होता है हमारा μ0, जो कि होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो B = आ रहा है μ0 × H, ठीक है। B = आ रहा है μ0 × H, मतलब बाहर की एक्सटर्नल फील्ड लगाने से कितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो हमारे फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है इन वैक्यूम। वैसे किसी मीडियम के अंदर देखो क्या होता है, किसी मीडियम के अंदर हमारा B नेट है, अगर कोई मीडियम है तो उसके अंदर ये जो हमारा टर्म है ना, ये पूरा कांस्टेंट है। देखो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी कांस्टेंट है, μ0 कांस्टेंट है। ये पूरे टर्म को हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जो कि बोलते हैं μm। μm क्या है कि परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, μm। तो यहाँ पर इतने पूरे टर्म को ना मैं μm लिख सकता हूँ और B = लिख दूंगा μm टाइम्स ऑफ H। अब देखो ये फॉर्मूला याद करना इजी हो जाएगा कि वैक्यूम के लिए है B0 = μ0 × H, और किसी भी मीडियम के लिए फॉर्मूला है B = μ ऑफ एनी मीडियम × H। मतलब किसी भी मीडियम का क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी इंटू मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाएगा, ठीक है, किसी मीडियम के अंदर। और वैक्यूम के अंदर ये है, और यहाँ पे जो μm की वैल्यू है ना, μm की वैल्यू वो है μ0 × 1 + ζ। μm की वैल्यू क्या है, μ0 × 1 + ζ। पहले आप इतने फॉर्मूले नोट करो, कैसे हमने B नेट = H+I लिखा, = μ0 × H+I लिखा। उसके बाद हमने बताया कि जो I होता है वो H पर डिपेंड करता है, इसलिए I = ζH आया, तो उस ζH को हमने यहाँ पर पुट किया, तो यहाँ पर हमारे ये फॉर्मूला आया। तब हमने वैक्यूम के लिए डिफाइन किया μ0 × H, और बाकी का जो कांस्टेंट बचा है उसको हमने μm बोल दिया, उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला आया, और जो कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला आ रहा है μm = μ0 1 + ζ। थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, चलो यहाँ पर ही आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, अब मेरा फॉर्मूला है μm, जो कि आ रहा है μ0 × 1 + ζ, है ना। μm का फॉर्मूला क्या आ रहा है, μ0 × m + ζ। अब यहाँ पर एक रिलेटिव परमिटिविटी वही टर्म आता है, जैसे यहाँ पर इसको मैं μ0 से डिवाइड कर दूँ, तो μm / μ0 क्या आता है मेरा फॉर्मूला, 1 + ζ। और μm / μ0 को क्या लिख सकता हूँ, रिलेटिव परमिएबिलिटी। जैसे हमने वहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा था कि म्यू मतलब क्या बोलते हैं, ε0r ε0m / ε0 इन द मीडियम, फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वैसे यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी आता है जिसका फॉर्मूला आता है 1 + ζ, 1 + ζ। μr क्या है, μr है किसी भी मीडियम को अगर हम वैक्यूम के परमिएबिलिटी से क्या बोलते हैं डिवाइड कर दें, तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा, मीन्स हमारा जो रिलेटिव परमिटिविटी आएगा, ये कोई नंबर है, ठीक है। किसी मीडियम को हम वैक्यूम के परमिटिविटी से डिवाइड कर दें, तो क्या हमारा μr आता है, वो इसका फॉर्मूला आ जाएगा μr का
1 प्लस जीटा। अगर आपको जीटा फॉर्मूला पूछूं तो आप बोलोगे म्यू आर माइनस 1। जैसे किसी भी सब्सटेंस का अगर मान लो म्यू आर 500 हो तो जीटा आ जाएगा 499। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, सारे फॉर्मूले याद रखो। कौन से फॉर्मूले कि b इक्वल टू, देखो आपको फॉर्मूले कौन से याद रखे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि b नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। दूसरा आपको याद रखना है कि b इक्वल टू म्यू एम इंटू एच, और म्यू की वैल्यू आती है म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जीटा। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो म्यू आर होता है 1 प्लस जीटा होता है, तो म्यू आर को हम लिख सकते हैं म्यू आर अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू ये फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, और हमने पहले पढ़ा आई इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। देख लो आप किस तरह से ये फॉर्मूले आए हैं। ओके, यहाँ पर जो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होती है ना, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हम अगले लेक्चर में लेंगे। अगला लेक्चर हमारा क्या होगा, हम तीनों सब्सटेंस को, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरामैग्नेटिक को हम डिटेल में अलग अलग तरीके से डिराइव करेंगे, सबके अंदर क्या क्या फिनोमिना होते हैं। ओके, तो हमारा आज का लेक्चर होता है कि म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस। ओके, तो इतने फॉर्मूले होते हैं, किस तरह से डिराइव कर जाते हैं। अब इसको एक बार रिवाइंड करके देख लो, आपको समझ पड़ जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लेक्चर को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहो।